तो एथिक्स की स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स गैदर करना है। सपोज कोई इंटरनेशनल रिलेशन पे कुछ क्वेश्चन आ गया तो उसको पहले डिफाइन कीजिए कि आपके हिसाब से इंटरनेशनल एथिक्स है क्या, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। मैंने लिया था एक टेस्ट सीरीज, 8 टेस्ट फुल लेंथ पर सब्जेक्ट पर पेपर, 2 टेस्ट होते थे। सेम मैंने इस बार भी किया था इन 2022 अटेम्प्ट, एक टेस्ट सीरीज ले लिया था 8 फुल टेस्ट का। मार्क्स का आप ज्यादा ना सोचे, कंटेंट में अगर सब कुछ है तो यू विल गेट द मार्क्स। आते हैं GS1 में फर्स्ट सेक्शन हिस्ट्री होता है एंड ये काफ़ी थोड़ा भारी सेक्शन होता है, बट लकीली अभी सिर्फ आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है यूपीएससी। Hello everyone, I am Kasturi Panda, secured Air 67 in UPSC 2022. This was my second attempt with sociology optional and मेरी preparation around 4 years की थी। बीच में GS और मेंस की strategy divide करके मैं आपको बताऊंगी and मैंने साथ ही में state PSC का भी एक बार attempt किया था and मैंने 14 रैंक मिला and I have already joined, ट्रेनिंग में थी जब UPSC 2022 का रिजल्ट आया। In this session, I'll share my complete mains perspective में GS की strategy. So let's begin. इसमें मैं पहले कवर करूंगी मैंने रिसोर्सेज क्या यूज़ किया था, टेस्ट सीरीज कितना इम्पोर्टेंट होता है और मैंने कितना किया था, एंड ब्रीफली अबाउट मेरी अपनी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी कैसी रही थी। तो सबसे पहले रिसोर्सेज तो सिमिलर ही रहेंगी, जैसे प्रीलिम्स की थी सिमिलर ही थी मोस्टली, एंड थोड़े थोड़े जो सब्जेक्ट्स मेंस के ज़्यादा थे वो मैं बोल दूंगी। पहले GS1 में आते हैं। GS1 में फर्स्ट सेक्शन हिस्ट्री होता है एंड ये काफ़ी थोड़ा भारी सेक्शन होता है, बट लकीली अभी सिर्फ आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है यूपीएससी। बट इसमें हर एस्पिरेंट की तरह मैंने भी थोड़ा थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट और द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट भी कवर किया था। सबसे पहले तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया की बुक ली थी, तो उसमें थोड़े जैसे जनरल क्वेश्चंस हो गए टेम्पल्स के, लिटरेचर के, आर्किटेक्चर के, वहाँ से मुझे कंटेंट और डायग्राम मिल गया था। साथ ही में मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपर्स के नोट्स और स्ट्रेटजीज लिए थे और जो भी फ्रीली अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज के भी कंटेंट मेरे नोट्स में ऐड होते होते जाते थे। मैं थोड़े थोड़े डायग्राम्स प्रिफर करती थी, जैसे कोई सपोज आप किसी ट्राइबल आर्ट की तरह बोल रहे हैं, एकदम छोटे से बॉक्स में ऐसे साइड में आप ऐसे दे सकते हैं कि एक ट्राइबल पेंटिंग है। वर्ली आर्ट में जैसे साइड में कुछ ऐसी डिजाइन होती है तो आप उसको ये करके ले सकते हैं। कोई टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया तो उसमें नागरा में ऐसे कैसे होता है, पिरामिडल स्पायर हुआ या सिलिंड्रिकल स्पायर हुआ, ऐसे द्राविड़ में डिफरेंट होता है, वो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आ गए तो मैंने स्पेक्ट्रम की बुक ली थी एंड मृणाल सर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सर कंटेंट शेयर करते हैं, थोड़े थोड़े वीडियोस हैं अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस, वो मैंने पहले देखे थे टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी में आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, टू नो की इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, मेंस में कंटेंट कैसे होना चाहिए, कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, वो वीडियो से। और मुझे बहुत सारे कंटेंट भी मिल गए कि एक्चुअली आंसर होना कैसे चाहिए, जैसे कि आप सिर्फ फैक्ट्स डंप नहीं कर सकते हो बॉडी में आपको पर्सपेक्टिव में लिखना होता है। सपोज मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी के टाइम का कुछ आया तो उसमें आप एनालिसिस कर सकते हो कि उनका जो तरीका था फ्रीडम मूवमेंट में वो कैसे इंप्रूव होता गया, या फिर कौन से टारगेटेड कम्युनिटीज थे जिनको साथ लेके वो चलते थे, विमेन, वल्नरेबल सेक्शंस, कास्ट पे उनका ओपिनियन क्या था, एंड ट्राइबल्स के बारे में अगर उन्होंने कुछ बताया था। ऐसे फार्मर्स के लिए जो वर्कर यूनियंस होते थे उनकी अप्रोच क्या थी, उनको बिजनेस को साथ में, बिजनेसमैन को साथ में लेके चलने वाली अप्रोच क्या थी, वुमेन की उनकी पर्सपेक्टिव क्या थी। ऐसे आप एक थोड़ा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव एंड साथ में पॉइंट वाइज होना चाहिए। मैं हमेशा पॉइंट वाइज लिखती थी रादर देन फुल सेंटेंसेस, सो दैट थोड़ा ज्यादा कंटेंट कवर हो पाए इन द 2 to 3 पेजेस। फिर आ गया वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसमें मैंने प्रतीक नायक सर की PPTs डाउनलोड कर ली थी। वर्ल्ड हिस्ट्री जनरली बहुत भारी है, बट आजकल तो ज़्यादा क्वेश्चंस आती नहीं थी, बट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वही PPTs रेफर किए थे एंड उसको आप थोड़ा कीवर्ड्स नोट कर लीजिए। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड्स, जैसे कि अमेरिकन रिवोल्यूशन या फिर फ्रेंच रिवोल्यूशन में जनरली हो जाता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी क्या है, एंड वैसे कुछ ग्रेट फिगर्स के नाम याद रख सकते हैं, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन, वोल्टेयर ने क्या बोला था, एंड सम पॉइंट ऑफ व्यूज जो होते थे, जो कि मुझे सोशियोलॉजी में भी थोड़ा सा हेल्प मिला था। देन वी हैड ज्योग्राफी के लिए मैंने राजतनील मैम के वीडियोस और PPTs यूज किए थे। ज्योग्राफी में एक बहुत अच्छी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर आप मैप बनाना प्रैक्टिस कीजिए, जितना कम टाइम में हो सके उसको कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक रफ स्केच बना रही हूँ इंडिया मैप की, ऐसे करके आप थोड़ा सा एकदम स्केच जैसा कर सकते हैं, और ये वाली चीज जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा। एग्जैक्ट मैप तो स्केल से कोई नहीं बना सकता, थोड़ा सा
मतलब जैसे प्रेजेंटेबल लगे उसे साइड में बनाइए, और एकदम अगर ये आपकी यूपीएससी की शीट हुई तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं, ये ऐसे आंसर्स हुआ एंड यहाँ पे आप मैप बना सकते हो, या फिर ये वाला चीज कर सकते हो। ऐसे कम स्पेस यूज करना है, ज्यादा यूज नहीं करना है मैप के लिए। देन कमिंग टू GS2 पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत रेफर किया था फॉर बेसिक्स, एंड बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज से मुझे ARC का रिपोर्ट हो गया। आर्टिकल सब याद रहने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मैंने टॉपर नोट से कलेक्ट कर लिए थे। GS2 में आप ऐसा कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में ऐसे करती थी, कोशिश करती थी कि कोई एक करंट अफेयर हो गया या फिर कोई एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट या पुराना जजमेंट जो भी हो उसी से ही शुरू करती थी। देन बॉडी कंटेंट में आपका जनरल स्टैटिक कंटेंट आएगा, कोई करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको बस स्प्रिंकल करना होता है। देन गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब मैंने CA PDF से कवर किया था, नॉट द मंथली वंस। मंथली वाला मैं सिर्फ रीडिंग करती थी एक बार, बट फॉर रिविजन एंड आंसर या फिर कलेक्ट करना हो कुछ कंटेंट एंड डेटा तो आई यूज्ड टू रेफर द कंपाइलेशंस। एंड ऐसे मेरे रिसोर्सेज बहुत वास्ट थे, तो आई यूज टू कंपाइल एवरीथिंग, जो कि मैंने पहले अटेम्प्ट में नहीं किया था। सेकंड अटेम्प्ट में आई यूज टू जो भी सारे सब हेडिंग्स थे, आप मेंस का सिलेबस देख लीजिए, जितने भी सब हेडिंग्स थे उस पे आई यूज टू एंश्योर कि 2-3 पेजेस के A4 शीट में मेरे पास कंटेंट रेडी हो। तो रिलेटेबल सब हेडिंग, जो भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं हो, बट मेरी इसमें थोड़ी सी ओपिनियन अलग है, एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन नहीं आएगी, किसी ना किसी सब हेडिंग से रिलेटेड ही होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस टैकल करने के लिए मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि सब हेडिंग के हिसाब से मेरे पास कंटेंट रेडी हो। अगर मैं उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट मानती हूँ तो आई यूज टू रिकॉल कि कौन से सब हेडिंग में ये वाला टॉपिक आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं रिकॉल करती थी उसमें कंटेंट क्या था, एंड वो कंटेंट में कैन आई रिलेट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। रिलेवेंट चीजें लिखनी है, बस पेपर भरने के नाम पे गार्बेज मत डंप कीजिए। ये हुई GS2 की। देन GS3 के लिए इकोनॉमी का बहुत सारा पार्ट मृणाल सर के कोर्स में कवर हो गया था, एंड उसी से ही मुझे सारा कंटेंट मिला फॉर जो मतलब ओपनिंग्स इंट्रोडक्शन हुई। तो GS3 के लिए मैं प्रिफर करती थी कि कोई फैक्ट हो गया, फिगर हो गया, कोई पर्टिकुलर ऐसे डेटा मिल गया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो रिसेंटली जिसको आप कनेक्ट कर पाए, वो सब इंट्रोडक्शन आई यूज टू गिव। तो कंटेंट भी ऐसे ही मिलेगा आपको। रिसोर्सेज तो मैंने बता दिया, एग्रीकल्चर भी मृणाल सर के ये में कवर हो जाता है। एंड GS3 में एक पर्टिकुलर पैटर्न नोट करने की कोशिश कीजिए, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुआ, GDP रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं, इन्फ्लेशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, ये सब रिपीटेड सब टॉपिक्स हैं जिसको आप मतलब अगर थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस थीम पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, और इस सब के लिए कंटेंट रेडी रखिए। सेम विद एग्रीकल्चर, उसमें आती है कि क्या टेक्नोलॉजी फार्मर्स को हेल्प करिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कैसे हुआ। इस पेपर में भी सिंस इसमें एनवायरमेंट है तो आप मैप्स का भरपूर यूज कर सकते हैं। सपोज GS3 के क्वेश्चन इट इज ऑन फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, तो मैं एक छोटा सा ऐसे मैप बना लेती थी साइड में, एकदम छोटा सा, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेना है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि सपोज यहाँ पे नॉर्थ में ट्राइब्स कौन है, एंड साउथ में ट्राइब्स कौन है, वेस्ट में ट्राइब्स कौन है, ईस्ट में ट्राइब्स कौन है, सेंट्रल ट्राइब्स कौन है, और इसमें आप रियलाइज करेंगे फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के आप क्वेश्चन को एनरिच कैसे करोगे। यहाँ आप लिख सकते हो कि सपोज नॉर्थ ईस्ट में एक्सोटिक फ्रूट्स का कुछ कर सकते हैं, एंड नॉर्थ में सैफरन बहुत फेमस है, लेवेंडर को लेके कुछ कर सकते हैं। साउथ में ऐसे अगर कोस्टल हो गए, कोस्टल ट्राइब्स को यूज करके आप कर सकते हो कि फिशिंग इंडस्ट्री होगा। देन साउथ में वाइल्ड बेरीज या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कोकोनट को लेके कुछ, डेट्स को लेके कुछ। सिमिलरली गुजरात का भी जो भी ट्राइब्स हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रेफर करते हैं, तो उसमें भी आप बता सकते हो कि कौन कौन सा पर्टिकुलर फूड है जिसको प्रोसेस करके हम इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है। यही अप्रोच रहनी चाहिए। एंड कमिंग टू GS4 एथिक्स में मैंने ये किया था कि दोनों ही साल में मैंने सेटिस्फैक्टरी मार्क्स मुझे मिले हैं। तो एथिक्स की स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि अनलिमिटेड एग्जांपल्स गैदर करना है। पहले जो जी सिब्बा राव सर की बुक थी मैंने उसको डाउनलोड किया, वो PDF से मैंने डेफिनेशंस कलेक्ट किए थे। डेफिनेशंस को भी मैंने ऐसे नोट करके A4 शीट्स में रखे थे। उसको जब भी कोई भी क्वेश्चन आया एथिक्स में, आजकल तो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इवन अगर वो केस स्टडी क्वेश्चन ना हो तो भी इस साल के क्वेश्चन थोड़े लेंदी केस स्टडी टाइप के ही थे। तो आप इंट्रोडक्शन मैंने रेडी किया था इस दौरान कि कोई भी कीवर्ड मिल जाए तो उसको डिफाइन कर दो, या फिर कुछ भी मतलब उस रिलेटेड, अगर वो केस स्टडी में भी कोई रिलेटेड कीवर्ड मिल जाए आपको, जैसे कि करप्शन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, आप
उसमें भी डेटा यूज कर सकते हो। सपोज करप्शन पे क्वेश्चन आया तो देयर इज अ रिपोर्ट बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो इसका रैंक आप याद करके जाओगे तो इसको आप हेडिंग पे, इसको इंट्रोडक्शन पे आप यूज कर लोगे। एंड देन उसी कॉन्सेप्ट को एथिक्स में आप कितनी लेमैन लैंग्वेज में, कितनी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हो। ज्यादा एथिकली नहीं लिखना है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, एग्जाम्पल लेके आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। सपोज कोई इंटरनेशनल रिलेशन पे कुछ क्वेश्चन आ गया तो उसको पहले डिफाइन कीजिए कि आपके हिसाब से इंटरनेशनल एथिक्स है क्या, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। फिर थोड़े एग्जांपल्स देके उसके प्रोज और कॉन्स आप लिख सकते हो, या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू में सपोज कोई किसी थिंकर का कुछ आ गया, एक फेमस सेइंग, कोई कोट आया, तो उसको मेरी अप्रोच थी, मैं दो पेजेस में डिवाइड करती थी आंसर को। पहले तो फॉर, उसके बाद मैं लिखती थी द काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। नॉट नेसेसरीली कि जो भी है वो सब कुछ आइडियल नहीं होता है। एथिक्स का यही है कि एथिक्स प्रोपोर्शनेटली यूज होता है, कभी कभी इट मे होल्ड, कभी कभी इट मे नॉट होल्ड। तो आप दोनों साइड के आर्गुमेंट्स दीजिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे सपोज हो गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें आप एग्जांपल्स दीजिए कि हाँ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी वो सब बढ़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। इंटरनेशनल पॉलिसी में अक्सर डिप्लोमैट्स को कुछ मतलब प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते होते हैं। तो आप जो भी सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हो उसको एग्जांपल्स, एनेक्डोट्स या फिर किसी भी इंसिडेंट, जीएस का भी सफिशिएंट कंटेंट आप एथिक्स में यूज कर सकते हो, उसको आप यूज करके लिखिए एथिक्स का आंसर एनरिच करने के लिए। तो ये हो गया जीएस 1 2 3 4 का मेरा स्ट्रैटेजी। रिसोर्स के मैंने बोल दिया। टेस्ट सीरीज को आगे मैं ये था कि मैंने पहले, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, उसके पहले आई वाज लाइक श्योर कि मैं क्लियर कर रही हूँ। आई वाज ऑन द लाइक गुड साइड, मतलब सेफ साइड पे थी मैं आफ्टर चेकिंग सम मार्क्स। तो मैंने इमीडिएटली एक प्लेटफॉर्म देखा था IAS.network, जो कि डेली आंसर राइटिंग को भी असेस करते हैं। मैंने उससे पहले कभी आंसर राइटिंग नहीं की थी, प्रॉब्लम वाज मेंटरशिप नहीं थी, एंड आई थॉट कि मैं लिखूंगी भी तो चेक करने के लिए कोई गाइडेंस नहीं है, एंड आई वाज नॉट रेडी फॉर सेल्फ करेक्शन, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो एक IAS.network करके वो पोर्टल पे मैंने उनको भेजे थे पर डे 1-2 क्वेश्चंस। मैंने पूरा 30 डेज नहीं किया था, 15-20 दिनों के बाद आपको समझ में आ जाएगा जब ये रेगुलरली करोगे। एक हैंग मिलती है, आंसर राइटिंग होती क्या है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी में कैसे कैसे होना चाहिए। तो उनका फीडबैक के बेसिस पे मैंने अपने आंसर को रिफाइन किया। देन आफ्टर अ मंथ मैंने लिया था एक टेस्ट सीरीज, 8 टेस्ट फुल लेंथ पर सब्जेक्ट, पर पेपर 2 टेस्ट होते थे। सेम मैंने इस बार भी किया था इन 2022 अटेम्प्ट, एक टेस्ट सीरीज ले लिया था 8 फुल टेस्ट का। इनिशियली पिछले अटेम्प्ट में मुझे टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज थे, मैं 3 घंटे में नहीं कर पाती थी, एंड पेपर को डिवाइड कर करके लाइक डिवीजन ऑफ सपोज 250 मार्क्स के हैं तो एक दिन 120, एक दिन 130 ऐसे करके डिवाइड करके देती थी। फिर भी आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और ये चीज धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, और जब आपको चीजें याद रहने लगेंगी तब आपको हो जाएगा ये चीज 3 घंटे में। बाय द एंड ऑफ माय प्रैक्टिस, सपोज 2020 में द मेंस हैपेंड इन, इट वाज पोस्टपोन, सो जनवरी 2021 में मेंस हुआ था। उसके एक हफ्ते पहले मैंने जो सिमुलेशन टेस्ट दिया था, आई वाज एबल टू फिनिश दैट इन 3 आवर्स। सिमिलरली एग्जाम में भी खत्म हो गया था। जीएस का मेरा प्रिपरेशन ठीक ठाक ही था पहले, एक्सेप्ट GS 1, एंड सोशियोलॉजी में प्रॉब्लम थी। तो उसको फिर मैंने रिवाइज करने के लिए मैंने जो देखा कि मैं 3 आवर्स में सारा कंटेंट जो भी मैंने प्रिपेयर किया है उसको नहीं डाल पा रही हूँ, इट वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो इस साल भी मैंने एक और टेस्ट सीरीज लिया था इन 2022, तो मैंने सारे 8 टेस्ट 3 आवर्स में दिए थे, एंड रिवाइज कर दी थी कि कितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अच्छे से हो पाए। एक चीज शायद जो मैंने आंसर राइटिंग को भी कवर किया है इसमें, एक चीज आई कवर की डायग्राम्स। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि डायग्राम्स या फिर कोई फ्लो चार्ट हो गया, कुछ भी ऐसे पाई चार्ट जैसा, तो वो कितना हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल होता है, मार्क्स का आप ज्यादा ना सोचे, कंटेंट में अगर सब कुछ है तो यू विल गेट द मार्क्स। मतलब कंपेयर टू कि आप पहले डायग्राम्स पे फोकस करोगे, दैट आई विल नॉट एडवाइस। पहले अपना कंटेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद डायग्राम्स पे आइए, ये फ्लो मेंटेन रखिए। डायग्राम्स अब जब कंटेंट पे आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी तब आप ऐसे करके कुछ करप्शन रिलेटेड या किसी को भी एक ऐसे चार्ट दे दिया जो कनेक्ट हो गए, जीडीपी जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो जीडीपी बढ़ेगा, ऐसे करके सेविंग्स बढ़ेगी, मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगी, ऐसे करके आप एक कर सकते हैं। जीएसटी को समझा सकते हैं। एक और हो गया कि आप न्यूट्रिशन पे मैंने एक याद मतलब पहले से प्रिपेयर करके गई थी, न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। एक तो मदर्स हेल्थ हो गया, चिल्ड्रन का जो भी हम फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस कर रहे हैं, मिड डे मील्स है, ऐसे सब रिकॉल कीजिए कि क्या क्या हो सकता है। फार्मर्स को आप कैसे असिस्ट कर सकते हो कि मैल न्यूट्रिशन इंडिया में कम हो जाए। फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है लेकिन न्यूट्रिशनल हमारी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रैंकिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो वो रैंक भी आप याद करके जाइए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो उसमें ये सब बेसिक्स है आंसर राइटिंग, और ये सब जो भी है आप इंश्योर कीजिए कि अगर ये पेपर है तो आपको पूरा फुल पेज में डायग्राम नहीं बनाना है। यहाँ पे सपोज क्वेश्चन आया तो मैप हो गया, डायग्राम हो गया, जो भी हुआ आप थोड़े थोड़े स्पेसेस में ही सब कवर कीजिए। जैसे मैप का मैंने बताया तो आप डायग्राम बनाओगे तो इसमें इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, फिर कंटिन्यू कीजिए। पूरे पेज पे सिर्फ डायग्राम नहीं बनाना है, कंटेंट पे फोकस कीजिए। एंड जैसे मैंने बोला मेरी आंसर राइटिंग की स्ट्रेटेजी यही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया, बहुत सारे 50-60 सब थीम्स मैंने मतलब उसको मैंने आइडेंटिफाई किए थे। उन्हीं सब थीम्स पे मेरे पास नोट्स रेडी थे, कंटेंट रेडी था 2-3 पेज का। तो आई यूज्ड टू रिकॉल इन द एग्जामिनेशन हॉल की ये कौन से पार्ट का है, एंड उसी हिसाब से आप इंट्रोडक्शन ऑन द स्पॉट सोच के लिख सकते हैं। आपको डेफिनेशन लिखना है, फैक्ट लिखना है, फिर बॉडी में वो कंटेंट आ जाएगा। कंक्लूजन के लिए मैंने एक चीज की थी टू सेव टाइम, ताकि बहुत चीजें याद रहे। मैंने कुछ टेम्पलेट रेडी किए थे कंक्लूजन्स के लिए। तो जैसे पहले हो गया कि कुछ अगर ऑनरेबल पीएम सर ने कुछ बोला होता, जैसे सबका साथ सबका विकास, कुछ हुआ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, अभी बहुत चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, प्रीवियस टाइम देयर वाज नीति आयोग का एक न्यू इंडिया एक्ट 75 चल रहा था। तो दीज एक सेट ऑफ 20 to 30 कंक्लूजन्स मैंने रेडी करके रखा था मॉडल। अगर स्पेसिफिकली कुछ अच्छा मतलब हटके कंक्लूजन याद नहीं आया तो आप इसको कहीं किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। दूसरी चीज है जो SDGs होते हैं, ऑल 14, ये सब मैंने याद किया था यूजिंग एब्रिविएशन टेम्पलेट। आप भी अपना कुछ बनाओ जो कि आपको अगर रिलेवेंट लगे तो आप ये यूज भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला न्यूट्रिशन का, विमेन, आपको अगर कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, विमेन के 2 क्वेश्चंस आ गए तो दूसरे में सेपरेट कंक्लूजन लिखने को याद ना आए, तो ये आप SDG को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री में इन्हें यूज ना किया करें। एथिक्स में ऐसे मैंने कंक्लूजन टेम्पलेट कुछ जनरल किए थे कि सपोज नोलन्स कमिटी का हुआ तो आई कैन मेंशन दिस, अगर कंटेंट में कहीं मैं नहीं लिख पाई तो आई विल मेंशन दिस। गांधी जी का जो 7 सेंस है वो आप याद कर सकते हो। एक जनरल फ्रेज है अबाउट वसुधैव कुटुंबकम, किसी मतलब इंटरनेशनल रिलेशन वाला एथिक्स आया या ह्यूमैनिटी का कुछ आया तो ये आप यूज कर सकते हो। एंड आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, ये सब मैं जो भी मेरे पास टेम्पलेट्स रेडी है, फॉर्मेट्स रेडी है, एथिक्स के भी कुछ फॉर्मेट्स हैं, वो सब मैं शेयर करती रहूंगी। आपको अगर कुछ भी हेल्पफुल लगे तो आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल।